हेडिंग है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कह रहा है? कोई ठोस पदार्थ को गर्म करने पर जो वाष्प में सीधे बदल जाता है उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि वाष्प सीधे मतलब यानी कि द्रव में ना परिवर्तित हो, सीधे वह वाष्प बन जाए, वाष्प बन के उड़ने लगे। कह रहा है कि ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे व वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एक बार फिर से, ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह सीधे वाष्प में बदल जाती है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड। कपूर को जब हम जलाते हैं ना तो वह सीधे किसमें बदल जाती है? वाष्प बन के, यानी कि वो जलने लगती है ना, जलने बाद वाष्प बन जाती है, उसी को प्रक्रिया कहते हैं ऊर्ध्वपातन। कह रहा है कि ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्लियर है? अगली हेडिंग आपकी है वाष्पीकरण। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कहते किसे हैं? क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, क्वथनांक से नीचे किसी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए जब पानी, तालाब में पानी रहता है तो जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो तालाब का पानी धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। और क्या है? जैसे हम पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है कि इतना पानी मान लीजिए रख दिए, तो जब हम गर्म करना शुरू करेंगे धीरे धीरे उसमें से वाष्प बन के, जब पानी अधिकतम गर्म हो जाता है तो कुछ पानी उसमें से खत्म हो जाता है, वो क्या होता है? वाष्प बन के उड़ जाता है। यानी कि क्या कह रहा है कि क्वथनांक से नीचे किसी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों का वाष्प बनकर उड़ना ही वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? देख लीजिए, द्रव में कार्यरत अंतराण्विक बलों की, कह रहा है द्रव में कार्यरत अंतराण्विक बलों की प्रबलता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। कह रहा है कि द्रव के कार्यरत अंतराण्विक बलों की प्रबलता बढ़ने पर वह वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। कह रहा है कि यदि वाष्पीकरण में द्रव के कार्यरत अंतराण्विक बलों की प्रबलता, यदि उनके अंतराण्विक बलों की प्रबलता बढ़ी तो उसका वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। यानी कि यदि उनके अंतराण्विक दरों की प्रबलता बढ़ गई तो वाष्पीकरण कम, यानी कि पानी वाष्प बनकर कम उड़ेगा। नंबर 2 क्या है? द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। कह रहा है कि ये द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, उसके वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। कह रहा है कि ये द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो उसके वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं वैसे बोल रहा हूँ तो आप लोग लिख लीजिएगा। कह रहा है कि द्रव के क्या कह रहा है? द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर उसकी वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला क्या है? तापमान या वायु की गति में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। फिर कह रहा है ये तापमान में वृद्धि हुई या वायु में वृद्धि हुई, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। कह रहा है कि ये तापमान में वृद्धि हुई या वायु में वृद्धि हुई तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा कि यदि तापमान में वृद्धि हुई या वायु में वृद्धि हुई तो उसके वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक बार मैं फिर से पूरा बता देता हूँ। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं?
ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे हम क्या पढ़ रहे थे, क्वथनांक गलनांक जो भी था, जैसे कोई ठोस पदार्थ था उसको गर्म करते थे तो द्रव में बदल जाता था, द्रव में बदलने के साथ साथ जैसे वो द्रव देना भाई, ये आगे वाला यार, जैसे ये बर्फ है ना, इस तरह ये बर्फ है, दिख रहा ना, बर्फ दिख रहा है इसमें ना, अगर इसको हम गर्म करेंगे, दिख रहा ना, तो अगर हम इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, या धीरे धीरे द्रव में बदल जाएगा, और इसको और अधिक गर्म करेंगे या किस में बदल जाएगा, किस में बदलेगा, वाष्प में बदल जाएगा। यानी कि इसका जब ज्यादा वायु वो क्या नाम है गर्म करेंगे तो वाष्प बन के उड़ने लगेगा और पुनः यानी कि गैस में बदलने लगेगा। यदि पुनः हम इसको ठंडा करेंगे, अब ठंडा करेंगे तो पानी बदलेगा, है ना, और पानी को जब हम रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रख देंगे तो वह किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। इसीलिए मैंने आज अपनी फ्रिज से पानी को ठंडा किया है ताकि आप लोग को मैं बता सकूं कि कैसे क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए क्या है, लेकिन ऊर्ध्वपातन है, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन नहीं कहते हैं, वो तो क्वथनांक गलनांक हिमांक था उसका, ये ऊर्ध्वपातन अलग है। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे वाष्प में बदल जाता है, यानी कि वह वाष्प बनकर उड़ने लगता है। जैसे कौन सी है, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, कपूर को यदि हम जैसे जलाते हैं वह तुरंत जलने लगती है, जलने के साथ साथ वह वाष्प बनके उड़ जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, वाष्पीकरण। क्वथनांक से नीचे किसी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों का वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। मान लीजिए कि किसी तालाब में पानी भरा हुआ है और आप लोग देखेंगे दिन प्रतिदिन उसमें से पानी कम, अगर पानी उसमें जा नहीं रहा तो उसमें से दिन प्रतिदिन पानी कम होता जाता है, अंततः एक दिन ऐसा आता है तालाब सूख भी जाता है। तो क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसमें से पानी वाष्प बनकर उड़ने लगता है, उड़ने के साथ साथ उसमें से पानी उड़ जाता है और वो अंततः तालाब सूख जाता है। और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले निम्न कारक है, कह रहा है द्रव के कार्यरत अंतराणविक बलों की प्रबलता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। केवल एक कंडीशन होगी, यदि उसके अंतराणविक बलों की सतह बढ़ी तो उसकी जो वाष्पीकरण की क्या है, वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। लेकिन ये द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। यदि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा तो उसके क्या है, उसका वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। यदि कह रहा है उसके तापमान या वायु में वृद्धि हुई तब भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। चलिए अगली हेडिंग आपको पढ़ाते हैं। चलिए आपकी अगली हेडिंग है वाष्पीकरण के प्रभाव। वाष्पीकरण के निम्न प्रभाव हैं, जैसे गीली चादर धूप में सूख जाती है क्यों। ठीक है, गीली चादर धूप में सूख जाती है क्यों, क्योंकि गीली चादर धूप में फैलाने पर ताप एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण वाष्प की दर बढ़ जाती है, अतः गीली चादर सूख जाती है। क्या है, जैसे आप लोग जब आप लोग कपड़ा धुलते हैं या मान लीजिए चादर है उसको धुलते हैं तो आप लोग जैसे धूप में फैला दिए तो वो जल्दी सूख जाती है। यदि बाय द वे वो ठंडी के मौसम में वो धूप नहीं निकलती तो बहुत जल्दी नहीं सूखती है। तो क्यों सूख जाती है, कह रहा है इसलिए सूख जाती है क्योंकि उस फैलाने पर ताप एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने लगता है। ताप भी जब उसका बढ़ेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, इसलिए धूप में फैलाने से गीली चादर जल्दी सूख जाती है। एक बार फिर से देख लीजिए, गीली चादर क्यों सूख जाती है, क्योंकि धूप में फैलाने पर उसका ताप तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने लगता है, इसी कारण वह क्या है, गीली चादर धूप में सूख जाती है। अगला क्या है, पानी से भरे मिट्टी के घड़े की बाहरी सतह पर जल के अणु का प्रकट होना। आप लोग देखेंगे जो मिट्टी का बर्तन होता है, यदि गर्मी के मौसम में उसमें पानी रख दिया जाए तो धीरे धीरे वह पूरा भीग जाता है मिट्टी का बर्तन, क्योंकि उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें वायु के कण भरने के कारण वह अणु पानी बाहर निकलने लगता है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि पानी से भरे मिट्टी के घड़े में जल के अणुओं के वाष्पीकृत हो जाने के कारण शेष बचे जल का तापमान कम हो जाता है, अतः वायुमंडल की नमी उसके संपर्क में आ जाती है, जिसके कारण जल की बूंदें बाहर आ जाती है। कि वही हमने जो बताया ना, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जब उसमें वायु जाएगी तथा वह वाष्पीकृत होने लगता है और वाष्पीकृत होने का उसका तापमान कम हो जाता है, जिसके कारण और वह वायुमंडल की नमी के संपर्क में आ जाता है, जिसके कारण वह जो मिट्टी का बर्तन होता है उसकी सतह पर छोटे छोटे बूंद के कण बाहर आने लगते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है कि मिट्टी के घड़े में
जल के अणुओं का वाष्पीकृत हो जाने के कारण शेष बचे जल का तापमान कम हो जाता है। कह रहा है जो पूरा जल था उसका वाष्पीकृत हो जाता है, जो बचा जल रहता है उसका तापमान कम हो जाता है। अतः वायुमंडल की नमी के वाष्प जो रहता है, जितना जल बचा रहता है वह वायुमंडल की नमी के संपर्क में आ जाता है जिसके कारण जल की बूंदें बाहर निकलने लगती है। ठीक है, एक बार फिर से पूरा देख लीजिए। गीली चादर धूप में सूख जाती है, क्यों? चूंकि गीली चादर धूप के संपर्क में आने से, फैलाने से उसका ताप तथा क्षेत्रफल में वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण वह धूप में फैलाने से सूख जाती है। और जैसे धूप में फैलाने से जब वो ताप के संपर्क में आएगी तो जो उसमें पानी रहेगा वो वाष्प बन के उड़ने लगता है, और जब वाष्प बन के उड़ने लगता है अंततः एक समय ऐसा आता है कि उसमें पानी की बूंद रह नहीं जाती, इसीलिए वह सूख जाती है। और पानी से भरी मिट्टी के घड़े की बाहरी सतह पर जल के अणुओं का प्रकट होना, ये क्यों होता है? पानी से भरे मिट्टी के घड़े में जल के अणुओं का वाष्पीकृत हो जाने के कारण शेष बचे जल का तापमान कम हो जाता है, अतः वायुमंडल की नमी के संपर्क में आ जाता है, जिसके कारण उससे बूंदें बाहर निकलने लगती है। यही कारण है, वहां पे भी वाष्पीकृत होता है, यहाँ पे भी वाष्पीकृत होता है। तो यही दो कारण है। और भी कारण है, जैसे स्प्रिट को हथेली पे रखने पर ठंडा महसूस होता है, क्यों? यही कारण वाष्पीकृत का ही कारण है। और गर्मी में सूती कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्यों? गर्मी में सूती कपड़े इसलिए सूख जाते हैं क्योंकि उस पे तापमान बहुत अधिक होने लगता है, जिसके कारण वह वाष्प जल्दी बनकर पानी उड़ जाता है, इसी कारण वह सूख जाते हैं। और क्या है? तेज धूप वाले दिनों में छतों व खुले स्थानों पर जल का छिड़काव। कहते हैं कि अगर जैसे तेज धूप रहे, यदि हम छत पे पानी फेंकते हैं तो वह तुरंत सूख जाता है। चूंकि तेज धूप रहेगी, उसका टेम्परेचर अधिक रहेगा, तो वह तुरंत जो पानी रहेगा वाष्प बन के उड़ जाएगा। इसी कारण हर जगह वाष्पीकरण होगा, इसी कारण वो जो है पानी सूख जाता है। और अगली हेडिंग हम आपको पढ़ाएंगे वाष्पीकरण तथा क्वथनांक में अंतर। चलिए अगली हेडिंग आपको वाष्प तथा क्वथनांक में अंतर, वाष्पीकरण तथा क्वथनांक में अंतर। इसके निम्न अंतर है, एक तरफ डालेंगे वाष्पीकरण, दूसरी तरफ क्वथनांक। क्या कह रहा है? यह केवल द्रव की सतह पर होता है। क्या? वाष्पीकरण जो होता है केवल द्रव की सतह पर होता है, और क्वथनांक कहां पर होता है? या संपूर्ण द्रव में होता है। कह रहा है कि जो वाष्पीकरण होता है केवल या द्रव की सतह पर होता है, और क्वथनांक होता है या संपूर्ण द्रव में होता है। दूसरा नंबर क्या है? वाष्पन की क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है। कह रहा है कि वाष्पीकरण जो होती है, वाष्पन की क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है। क्वथनांक में क्या है? क्वथनांक एक निश्चित ताप पर होता है। कह रहा है कि वाष्पन की क्रिया जो वाष्पन होगी वह हर ताप पर होगी, चाहे वह 100 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे वह 90 डिग्री सेल्सियस, चाहे जितना डिग्री सेल्सियस हो, वो हर ताप पर होगी। लेकिन क्वथनांक की क्रिया जो होती है वो एक निश्चित ताप पर होती है। हमने आपको परिभाषा में बताया था ना, एक निश्चित ताप पर। और नंबर तीसरा है वाष्पीकरण में अवाष्पशील अशुद्ध की उपस्थिति में वाष्पन कम हो जाता है। जैसे अवाष्पशील की अशुद्धि की उपस्थिति में वाष्पन कम हो जाता है। यदि अवाष्पशील हो जाएगा, जैसे वहां पे वाष्प का कम होगा और अशुद्धि की उपस्थिति में वाष्पन कम हो जाता है, लेकिन अवाष्पशील की अशुद्धि में द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। यानी कि अगर अवाष्पशील अशुद्ध है उसमें वाष्पन कम हो जाता है, लेकिन उसमें क्वथनांक उसका बढ़ जाता है। नंबर चौथा है वाष्पन एक मंद प्रक्रिया है। जो वाष्पन होती है धीरे धीरे होती है, लेकिन जो क्वथनांक है एक तीव्र प्रक्रिया है। वाष्पन आप लोग मैंने बताया ना, तालाब से कैसे पानी धीरे धीरे कम होता है, जैसे तालाब से पानी धीरे धीरे कम होगा, लेकिन यदि उसको गर्म किया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? जो क्वथनांक होगा उसका बढ़ जाएगा। चलिए आपको जो हम कल बर्फ वाला बता रहे थे, तो बर्फ अभी नहीं है, तो देख लीजिए बर्फ वाला कैसे क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे ये बर्फ है ना, दिख रहा ना सभी लोग को, ये बर्फ है ना, देखिए हमारे हाथ में रखने के बाद ये गल रहा है। ठीक है, देखिए ये गलने के बाद किसमें बदलेगा? या द्रव में बदल जाएगा, यानी कि पानी बदल जाएगा। और इसको और गर्म किया जाएगा तो ये एक समय आएगा जो गैस में बदल जाएगा। पुनः जब हम उसको ठंडा करेंगे तो वह किसमें बदलेगा? तो आएगा फिर उसमें बदल जाएगा किसमें? द्रव में। द्रव में बदलने के बाद फिर जब इसको और ठंडा करेंगे तो इसमें फिर बर्फ में आके बन जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं अपनी फ्रिज से इसको पानी को बर्फ बनाया हूँ, और देखिए ये बर्फ है, देखिए बहुत तेजी से गल रहा है, हमारे हाथ में देखिए पानी टपक रहा है ना। तो जो यही प्रक्रिया है इसी को कहते हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन।
बर्फ से पानी का बनना, पानी से वाष्प गैस में बदलना, गैस से फिर पानी में बदलना और पानी से फिर बर्फ में बदलना, ये पदार्थ की प्रक्रिया है। कल मैं भूल गया था कि बर्फ लाना, तो इसलिए मैं आज लेके आया हूं। तो आज समझ लीजिए आप लोग इसको कहते किसे हैं। जैसे देखिए ये बर्फ है, बहुत ठंड है, ठंड लग रहा है मुझे, तो हाथ से पकड़ता नहीं बन रहा है। जैसे ये पानी है, वो बर्फ है ना, बर्फ धीरे धीरे देखिए गल रहा है। मैं अपने हाथ पे रख रहा हूँ, देखिए गल रहा है, ठंडक बहुत है ना, इसलिए गल रहा है, और थोड़ा टेम्परेचर भी अधिक है, इसलिए बहुत तेजी से गल रहा है। गलने के बाद यह पानी में बदल जाएगा, पानी में बदलने के बाद एक समय आएगा कि ये वाष्प बनके ऊपर उड़ जाएगा। पुनः जब पानी में बदलेगा, फिर इसके बाद उसको और ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाएगी, ये बर्फ में बदल जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। चलिए, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना ना भूले। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं और लाइक भी नहीं कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।